आज का जो बजट है वह भारत का बजट है। मोदी सरकार के 2014 ऑनवर्ड सारे बजट देखें तो शुरू के 5 बजट नॉन स्टॉप एग्रीकल्चरल बजट थे। कि इस बार के बजट को गांव को युवाओं से जोड़ दिया है। जब रेलवे में 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो वहाँ पे नौकरियों का सृजन होगा। नौकरियों का जब सृजन होगा तो युवाओं के हाथ में रोजगार मिलेगा। पक्ष के 3-4 सांसदों ने तो परोक्ष रूप से और कहीं कहीं सीधे तौर पे भी बजट की तारीफ की है। जेब पे लोड ना पड़े हो, आपकी जेब पे बिल्कुल लोड ना पड़े हो, आराम से अपनी जेब में जो डांका जो डल जाओ कत्तो मैं रमी ना पत्तो कि जी डांका कहाँ ते पड़ो कैसे पड़ो, तो वो अब नहीं पड़ेगा। नमस्कार, पांचजन्य के इस बजट विशेष में आप सभी का स्वागत है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो इकट्ठा लोग हैं वो कौन है। ये पांचजन्य की वो टीम है जो उस समय वहाँ मौजूद थी जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से 15 दिन पहले इसी बजट को लेकर कई इशारे दिए थे और लोगों के बीच में काफ़ी उम्मीदें भी बंधी थी कि शायद इस बार बजट में देश की जनता के लिए, चाहे वो महिलाएं हों, नौकरी पेशा लोग हों, चाहे वो व्यापारी हों, सबके लिए कुछ ना कुछ खास होगा। लेकिन क्या वो बात सच निकली या नहीं, इसी पे चर्चा करेंगे हमारे पांचजन्य के इन वरिष्ठ पत्रकारों के साथ। हमारे साथ हैं संदीप त्रिपाठी जी, हमारे साथ है ज्ञानेंद्र बरतरिया जी, हमारे साथ है अंबुज जो कि सोशल मीडिया देखते हैं, हमारे साथ है वेबसाइट देखने वाले सुधीर पांडे जी। सभी अपना अपना विश्लेषण बताएंगे और बजट में क्या खास है वो भी आपको संक्षेप में और आसान शब्दों में समझाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे संदीप जी पूछती हूँ, आप तो पांचजन्य मैगजीन भी पूरा देखते हैं और उसमें हमने विशेष जो दिया था जिसमें निर्मला सीतारमण जी ने खास तौर से हमारे कार्यक्रम में जो बोला था कि मिडिल क्लास को लेकर उन्होंने कहा था कि मैं खुद मिडिल क्लास से हूँ, इसलिए मैं मिडिल क्लास के दर्द को समझती हूँ, जो कि सभी देश भर के न्यूज़ चैनल में या वेबसाइट्स में, अखबारों में हेडलाइन बनी थी। अब आज जब बजट आया है तो उन्होंने जो हमारे कार्यक्रम में बोला था वो बात कितनी सही साबित हुई? निर्मला जी ने जो 15 जनवरी को हमारे कार्यक्रम में कहा था, उन्होंने संकेत दिए थे कि वह किस लेवल पे सोच रही हैं। वो एक आम भारतीय की तरह सोच रही थी, यह हमको दिखा। और आज का जो बजट है वह भारत का बजट है। अभी तक इंडिया का बजट आता था। आप ये देखें कि भारत की जो क्षमताएं थीं, जो ताकत है, जो अनएक्सप्लोर्ड थी अभी तक, उन सभी को इस बजट में एक्सप्लोर किया गया है। यानी हम अपनी ताकत के आधार पर, न कि पश्चिम से आयातित मानकों पे लड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अपनी ताकत को हम यूटिलाइज करके आगे बढ़ने की लड़ाई लड़ेंगे। यह संकेत इस बजट से मिलते हैं। ख़ास तौर से जो हम मोटा अनाज का, उस पे जो निधि बन रही है, उसको जो बढ़ावा दिया जा रहा है। खेती में आप सप्तऋषि कहा गया है। खेती में आप देखें, खेती में शुरुआत से लेके, यानी जब आप बीज डालते हैं या पौधे लगाते हैं, वहाँ से कि बिल्कुल जीवाणुरोधी और बिल्कुल संक्रमण मुक्त पौधे और बीज लगा सकें, वहाँ उससे लेके और अंत तक, यानी कि एग्रीकल्चरल स्टार्टअप के लिए जो निधि है, बीच में बाजार है, स्टोरेज है, सबकी चिंता की गई है। कृषि पिछले साल मुझे याद है कि बरतरिया जी ने एक आलेख हम लोगों के लिए लिखा था, कृषि प्रधान देश या प्रधान कृषि देश। इसके विषय में बताएंगे जी। बिल्कुल, वो जो बोला था, ये कहा जा रहा है कि भारत के विकास का बजट है, अमृत काल का बजट है। ये अमृत काल का बजट भारत को विकास के किस दिशा में ले जा रहा है? देखिए, विकास की समझ को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ रही हैं कि किस चीज़ को विकास माना जाए, किस चीज़ को नहीं माना जाए। तो जैसा अभी संदीप जी ने कहा, शुरू के अगर आप मोदी सरकार के 2014 ऑनवर्ड सारे बजट देखें तो शुरू के 5 बजट नॉन स्टॉप एग्रीकल्चरल बजट थे। उसके बाद भी एग्रीकल्चर पर लगातार स्ट्रेस रहा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अभी तक पिछले 1000 साल से एग्रीकल्चर रेवेन्यू खींचने का तरीका था। लगान लेना है, ज़मीन लेनी है, कुल मिलाकर किसान उसका भरपाई करेगा। पहली बार या रादर दूसरी बार ऐसा हुआ भारत के इतिहास में कि कृषि में निवेश बढ़ाने की कोशिश की गई। तो अक्सर हम जब कहते थे कि कृषि प्रधान देश है, तो उसका अर्थ और कुछ नहीं होता था। उसका अर्थ ये होता था कि हम इंडस्ट्री से भी जीरो हो चुके, हमारे जो देसी उद्योग थे वो भी समाप्त हो चुके। तो अब इस बार से बजट में एक जो खास बात नज़र आ रही है, एग्रीकल्चर अपनी जगह है और उस पर स्ट्रेस कंटिन्यूड है, वो सब ठीक है कि देखिए, आप 10,000 करोड़ रुपए का रेकरिंग एक डिपॉजिट बनाया गया है जो टियर 2 और टियर 3 के सिटीज़ में, शहरों में, वहाँ पर
इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, तो ये चीज़ भी अंततः जाकर ग्रामीण क्षेत्र को एक सहायता देने वाली होगी, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा माइग्रेशन टियर 2 टियर 3 में होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सीधे 33% कर दिया गया है, 33% बढ़ा दिया गया है, और अब वो जीडीपी का 3.3% हो गया है। तो यहाँ से वो मेरे मन में वो पहला सवाल पैदा होता है जो मैंने सबसे पहले सेंटेंस में कहा था कि विकास किसको माने। अगर आप पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह की बातें करते हैं और उसको विकास मानते हैं, तो आपके पास एक सीलिंग होती है कि इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बूते विकास का इंजन चलाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग सेक्टर, हज़ारों तरह के जॉब्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर और बहुत सारी और चीज़ें एक साथ खुल जाती हैं। अब इसको हम ग्रीन हाइड्रोजन के साथ रखते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि हमने विकास के लिए अपना एक नया रास्ता चुन लिया है, जो किसी भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन के को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारा अपना रास्ता है। बिल्कुल, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, अगर हम देखें तो ये भी कहा जा रहा था कि ये 2024 के लिए भी बजट है, चुनाव भी आने वाले हैं, और ख़ास तौर से एक सैलरीड क्लास है जो तनख्वाह लेता है, उन लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि इस बार के बजट में काफ़ी, पिछले बजट में उतनी राहत नहीं मिली थी। इनकम टैक्स स्लैब को अगर देखा जाए तो उसमें आम आदमी खास तौर से जो तनख्वाह पाता है उसके लिए कितनी राहत की बात है, और वो लोग इस बजट को किस तरह से देख और समझ सकते हैं। इस बार का बजट, पहले मैं ये बोलूँगा कि इस बार के बजट को गांव को युवाओं से जोड़ दिया है। जो गांव से युवा पलायन करते थे वो चीज़ें काफ़ी हद तक रुकेंगी। मेन बात है कि कृषि आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है, तो जो युवा हैं वो अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, खेती से जुड़ेंगे, कृषि से जुड़ेंगे, तो निसंदेह इसका लाभ मिलेगा, पूरे भारत को मिलेगा। पहली बात तो ये थी जो मुझे अच्छी लगी इस बजट की। दूसरी बात ये है कि आयकर का जो दायरा है वो सैलरीड क्लास को काफ़ी फ़ायदा होगा। 7 लाख तक अब देना नहीं होगा, पहले 5 लाख की सीमा थी ये। तो ये एक बड़ा मतलब एक अच्छी घोषणा है वित्त मंत्री जी की। और इस बार का जो बजट है, इस बार के बजट में मैं यही फिर बोलूँगा कि युवा जो है वो जो मेन भारत है उससे जुड़ा है इसमें, और जो विज़न है, जो सरकार का विज़न है, वो ये बजट पूरी तरीके से दिखा रहा है। कुछ पॉइंट्स हैं इसके जो मैंने नोट्स किए थे, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, एक तो श्री अन्न कहा गया है, मोटे अनाज को श्री अन्न योजना जो है, ज्वार, बाजरा, रागी, मोटे अनाज को, इसमें भारत सबसे बड़ा उत्पादक है और निर्यात में विश्व में दूसरे नंबर पे है। तो ये जो श्री अन्न योजना है ये किसानों को काफ़ी लाभ पहुंचाएगी, साथ में हम सबको लाभ पहुंचाएगी। हम लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा अगर ये प्रोत्साहन बढ़ेगा। दूसरा, नर्सिंग कॉलेज तो खुलेंगे ही खुलेंगे, और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, तो रोजगार का भी सृजन होगा। तो एक ये बजट जो था, इस बजट में भारत की उम्मीदें, जो भारत थोड़ा छूट गया था कहीं पे, वो हमें देखने को मिलेगा। और फिर मैं बोलूँगा कि युवा गांव की तरफ लौटेंगे अपने स्टार्टअप मॉडल को लेके। तो जैसे शहर बढ़ते गए, मेट्रो सिटी बढ़ी, वैसे गांव भी बढ़ेंगे आगे और कदम ताल करेंगे देश के साथ। युवाओं की आपने बात करी तो हमारे सोशल मीडिया को देखने वाले युवा यहाँ पर हैं, अंबुज भारद्वाज। युवाओं की बात हमने निर्मला जी से भी पूछी थी जब वो हमारे कार्यक्रम में आई थी। स्टार्टअप को लेके वो पिछले बजट में भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी कि युवाओं को आगे बढ़ाया जाए। इस बार अगर आप बजट को देखते हैं तो आपको लगता है, जैसे अभी सुधीर जी तो बोल रहे हैं कि गांव की तरफ जाएंगे युवा और स्टार्टअप की तरफ अपना रुख करेंगे और अपनी प्रतिभा को उसमें जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उसमें भी वो कर सकते हैं, नौकरी के भरोसे नहीं रहेंगे। क्या लगता है इस बजट के बाद आपको? देखिए, बजट जब आता है, बजट जब पेश होता है तो लोग और देश में एक माहौल बनता है, लोक लुभावन बजट वो है या नहीं। तो मुझे लगता है कि लोक लुभावन से ज़्यादा हमें उस बजट में देखना चाहिए कि क्या उस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, जो योजनाएं जिनको लेकर के खर्च का ब्यौरा दिया गया है, या जो आने वाला खर्च है हमारा, उसमें युवाओं के हाथ में रोजगार है या नहीं है, महिलाओं के हाथ में काम है या नहीं है, जो कॉमन लोग हैं उनके हाथ में उनको कितना एम्पावर किया गया है। अगर मैं एक मोटे तौर पे कहूँ,
अगर आप युवा की बात करते हैं तो आप देखिए जिस प्रकार से रेलवे के बजट को 2.5 लाख करोड़ का बजट दिया गया है, नए एयरपोर्ट्स खोलने की बात कही गई है। तो जब रेलवे में 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो वहाँ पे नौकरियों का सृजन होगा। नौकरियों का जब सृजन होगा तो युवाओं के हाथ में रोजगार मिलेगा, अल्टीमेटली हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। एयरपोर्ट्स में जब अलग अलग तरीके के रोजगार डेवलप होंगे तो वहाँ पे युवाओं के हाथों में रोजगार आएगा और युवा एक तरह से एम्पावर्ड होंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो बजट है टोटली गांव में रहने वाले लोगों का बजट है, गरीबों का बजट है, किसानों का बजट है और मजदूरों का बजट है। सिर्फ युवा को हम एक जो अर्थव्यवस्था खड़ी होती है हेल्दी इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो हेल्दी इकोनॉमी में इन सभी लोगों की भागीदारी होती है और जब ये सारे लोग एक साथ एम्पावर होंगे तो भारत बढ़ेगा, गांव बढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा, गांव का विकास होगा तो भारत का विकास होगा। और जब हम आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश करते हैं तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि गांव जब एम्पावर्ड होगा तो जो है कंट्री कहीं ना कहीं एक हिसाब से इंटरनेशनल लेवल पे एम्पावर्ड होगा। गांव एम्पावर्ड होगा, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और युवाओं की बात इसलिए की जाती है क्योंकि भारत में अगर देखा जाए आबादी के लिहाज से युवा देश बोला जाता है, युवाओं का देश है, इसलिए युवाओं पे खास ध्यान रखने की लगता है कोशिश की गई है बजट में। बिल्कुल, आप देखिए ना जो 47 लाख करोड़ रुपए का जो वो आया है उसमें 47 लाख युवाओं को भत्ता जो दिया जाएगा उससे कौन एम्पावर्ड होगा? युवा ही एम्पावर्ड होगा। युवाओं के हाथ में ही पैसे जाएंगे और वो उससे नए नए काम शुरू कर पाएगा। स्टूडेंट्स की हम बात अगर कर लें तो जो डिजिटल लाइब्रेरी का प्रावधान किया गया है इसमें किसको फ़ायदा मिलेगा? सीधे तौर पर जो पढ़ने वाले युवा हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। तो ये इसमें युवाओं के लिए भी प्रावधान निश्चित रूप से किए गए। हमारे साथ नीतू जी भी हैं, हमारे ऑफिस में काम करती है। आप भी बड़े ध्यान से सुन रही थी, महिलाओं को लेकर आपकी बड़ी इच्छा थी जानने की क्या किया गया है। बजट देखने के बाद आपको क्या लगा? मैम जो आज के बजट में लेडीज़ के लिए 2 लाख के निवेश की छूट दी गई है, इससे हम महिलाओं को काफ़ी फ़ायदा होगा। घर के अर्थशास्त्री वैसे महिलाएं ही होती हैं, इस बार आप ये 2 लाख की जो छूट है लग रहा पूरा फायदा उठाने वाली है। देखिए गांव की बात भी हो रही है, युवाओं की बात भी हो रही है, युवा शहर भी आ रहे हैं और अब ये भी कहा जा रहा है कि अब गाँवों से युवाओं को शहर आने की नौबत नहीं आएगी, इस तरह का प्रावधान दिखाई दे रहा है। हमारे साथ युवा भी हैं, हमारे सोशल मीडिया टीम से जुड़े हुए शिवम, इनसे पूछते हैं आए आप एटा से हैं, अब आपको लग रहा है गाँव जाके भी आप अपने सोशल मीडिया या डिजिटल वर्ल्ड में वहाँ से भी कमाल कर सकते हैं? देखिए इस बार का बजट बड़ा ही यूनिक और बड़ा ही ख़ास है। ग्रामीण स्तर की अगर हम युवाओं को ग्रामीण स्तर के युवाओं को देख करके करें, आप नॉर्मल सी एक बात को ऐसे समझ लीजिए कि गांव में बढ़ई बोला जाता है, जो कारीगर कारपेंटर जिसे कहते हैं उसको बढ़ई कहते हैं। और ये एक सभ्यता जो थी ना वो ख़त्म हो रही थी कि वो बढ़ई का बेटा जो है लकड़ी छीलने से बिल्कुल मना कर देता था कि आगे इसको कौन प्रोत्साहित है। तो आप देखेंगे कि इस बार के बजट में वो चीज़ रखी है कि जो शिल्पकर्मियों के लिए भी एक विशेष पैकेज इसमें रखा गया है। तो ज़रूर है कि गांव के जब युवा को लक्ष्य साध करके उसके लिए बजट में प्रावधान रखा गया तो अब वो वापस जाएगा और उसको वो काम जो है वो छोटा नहीं लगेगा और वो चाहेगा तो उस चीज़ को और भी आगे बढ़ाएगा। इस बार के बजट में मोटे अनाज को अभी आप देखते थे, जैसे कि अभी हम कहीं लंबे सफ़र में जाते थे तो बाजरे का क्या किया कि उसको कूट लिया गुड़ के साथ में और वो खाना, तो वो देखते थे अरे यार ये तो बड़ा मोटा, मतलब क्या खा रहा है ग्रामीण। लेकिन अब उसे देखेंगे तो वो वैश्विक स्तर का जो अनाज को बनाने का जो बजट में प्रावधान रखा गया है तो वो कहीं ना कहीं ग्रामीण परिक्षेप को और युवाओं को टारगेट करते हुए रखा गया है। अपने अच्छा, आप ये बताइए, अब अभी अगर आप गांव जाएं एटा, अपने गांव के लोगों को वहां की भाषा में अगर आपको 2 लाइन में समझाना हो बजट के बारे में तो कैसे समझाएंगे? देखो बजट को हम सीधा सा यही बोलना रहेगा, देखो भैया बजट जो है ना बहुत ही कैड़ा बजट है, बहुत बढ़िया बजट है। इसको सीधे से आप ऐसे बोल सकते हैं कि जेब पे लोड ना पड़े हो, आपकी जेब पे बिल्कुल लोड ना पड़े हो, आराम से अपनी जेब में जो डांका जो डल जाओ कत्तो मैं रमी ना पत्तो कि जी डांका कहाँ ते पड़ो कैसे पड़ो, तो वो अब नहीं पड़ेगा। निर्मला सीतारमण जी ने अपने 15 तारीख के जो कार्यक्रम में आई थी बोला भी था कि मैं डायरेक्ट जेब में पैसा नहीं डाल रही हूँ, लेकिन मैं आपकी जेब से पैसा निकाल भी नहीं रही हूँ, उस पर लोड भी नहीं डाल रही हूँ। तो ये बिल्कुल बहस हुई है, जहाँ में कोई दोहराने वाली कोई बात नहीं है। ये बजट जो है बिल्कुल ही आम आदमी की जेब पे लोड डालने वाला नहीं है। क्या 2024 के चुनावों पर इस बजट का कोई असर पड़ सकता है या विपक्ष जो है इस बजट को लेके किस तरह के सवाल उठा सकता है? देखिए, विपक्ष की जितनी भी प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है उसमें कोई भी ऐसा कोई ठोस तर्क जैसे चीज नजर नहीं आई, बल्कि विपक्ष के 3-4 सांसदों ने तो परोक्ष रूप से और कहीं कहीं सीधे तौर पर भी बजट की तारीफ की है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना यह है कि अब जो नया ट्रेंड हम देख रहे हैं 2014 ऑनवर्ड,
उसमें हमको किसी भी बजट को या किसी भी फैसले को चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखने की आदत से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा नहीं है। अब ये एक सस्टेन्ड ग्रोथ जो होती है, जिसको हम कहते हैं एक नियमित टिकाऊ जो विकास होता है, वो किसी एक वर्ष पे आगे अटक जाएगा या किसी एक वर्ष से तेज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। रोज़ाना नए से नए आर्थिक फैसले लिए जाते हैं, लिए जाते रहे हैं और रोज़ाना उनका असर देखने को मिलता है। तो जैसे हमने बहुत तेज़ी से अपना एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट बीच में बढ़ाया, फिर जब परिस्थिति बदली हमने तुरंत उसको कर्टेल किया, बहुत सारे फैसले लिए। अब ग्रीन हाइड्रोजन पर या जो भी कुछ हमारा इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, जो गति शक्ति योजना है, जो भी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर दिन में शुरू होंगे, एक पर्टिकुलर साल में शुरू होंगे और एक पर्टिकुलर साल पर रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो मेरा कहना है कि इसको बजट को चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ना देख के उसकी सततता के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ना देखें, लेकिन जो लक्ष्य भारत का है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, ये बजट क्या उस तरफ बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? मैंने पहले ही कहा कि यह बजट भारत की जो इनहेरेंट क्षमताएं हैं उनको बेस करके बनाया गया है। जो चाहे मोटे अनाज की बात हो, चाहे पर्यटन की बात हो, और सबसे बड़ा चीज़, एक जो बहुत बड़ा दुनिया में इस समय मार्केट उभर रहा है वो है कचरा। तो कचरे से संपदा बनाने के जो संयंत्र खोले जा रहे हैं वो एक यूनिक जो इस बजट की खासियत है, एक अनूठापन है वो, कि जिन क्षेत्रों को हमने तलाशा नहीं था अभी तक, उन क्षेत्रों को जब हम तलाश रहे हैं तो निश्चित तौर पे जो पहले के सेक्टर्स हैं उनमें हम विकास कर रहे हैं, हम नए सेक्टर्स की ओर बढ़ रहे हैं, उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यह 5 ट्रिलियन क्या, मैं तो अब $32 ट्रिलियन की बात करता हूँ, जिसकी बातें पूरी दुनिया में अब होने लगी हैं कि 2047 तक हम 32 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होने जा रहे हैं। बिल्कुल, देश में जनता भी यही चाहती है कि भारत विश्व गुरु बने, हर कोई यही चाहता है। और बजट इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि बजट आपके देश की ग्रोथ दिखाता है, उन्नति दिखाता है। और जिस तरह से कहा जा रहा है अमृत काल का ये बजट है और विश्वास यही है कि देश को विकास की राह पर ले जाएगा। और इस बार के बजट पे अगर हम कहें तो काफ़ी उम्मीदें देश की जनता के हर तबके को है। अब देखना यह है कि आने वाले साल में इस बजट से देश की कितनी आर्थिक प्रगति होती है और विपक्ष बजट को लेके किस तरह से सरकार को घेरता है। पांचजन्य की इस पूरी टीम के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।